नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक समय था जब हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती थी। लोग अपने घरों में गाय पालते थे और एक आध गाय नहीं पालते थे, हजारों की संख्या में गाय रखते थे। शायद आपको मेरी बात कुछ ज़्यादा अलंकारिक लगे, कुछ अविश्वसनीय लगे, लेकिन जैसे आज बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके पास हजारों की संख्या में भेड़ बकरियां रहती हैं। आपने ऊँटों के रेवड़ देखे होंगे। कुछ राजस्थान से, गुजरात से ऊँट रक्षक आते थे, ऊँट पालक आते थे, जिनके पास हजारों हजारों संख्या में ऊँट होते थे। लेकिन ऊँट तो अब विलुप्त होते चले गए, हमारे देश से गायब होते चले गए। ठीक इसी प्रकार एक समय था जब हजारों हजारों की संख्या में गाय के रेवड़ गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत से पूरे देश में विचरण करने के लिए निकलते थे। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों की संख्या में गाय हैं और ये लोग धन संपन्नता से भरपूर होते थे। इनके पास किलो के हिसाब से सोना होते थे। आज भी ऐसे लोगों को देखोगे तो एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक एक पुरुष के ऊपर 20-20 तोला सोना शरीर पर उन्होंने धारण किया होता है, सिर्फ गाय पालन के माध्यम से, गाय की कृपा से माध्यम से। फिर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती चली गई, ऐसी स्थितियां निर्मित कर दी गई कि ये लोग और गाय पालन मुश्किल हो गया। उसके पीछे कुछ कारण रहे हों, उनके कारण को ज्ञात करने के लिए, समझने के लिए मैंने प्रयास किया है। कई वर्षों से मैंने अध्ययन किया है और उन कारणों को ज्ञात करके मैं उनको दूर करने के प्रयास में लगा हूँ। और उन्हीं कारणों के कारण आज स्थिति ऐसी बन गई है कि गाय की बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारी लुप्त जो नस्लें हैं, लुप्त होती जा रही हैं। गाय की संख्या निरंतर घटती जा रही है। यद्यपि हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र ऐसे हैं, गौरक्षक मित्र ऐसे हैं जो अथक प्रयास कर रहे हैं कि शायद हमारी गाय माता का जीवन बच जाए, वो प्रजाति विलुप्त होने से समाप्त हो जाए। लेकिन वो अपने प्रयासों में कठिन परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता बहुत क्षणिक मिल रही है। तो हमारी गाय की इस कुगति के लिए, इस क्षीणता के लिए कुछ कारण दोषी रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली में बदलाव आया, हमारे खान पीन की पद्धति बदलती, इसी तरह गाय के आहार में भी कुव्यवस्था की गई। ऐसी व्यवस्था की गई कि धीरे धीरे गाय के अंदर कुपोषण की शिकायत शुरू हो गई। आज यदि हम सूक्ष्मता से देखें, अध्ययन करके देखें, तो हमारे देश की अधिकांश गाय, मैं एक बात कर रहा हूँ अपनी देसी प्रजाति की, अपनी उस गौ माता की जिसके प्रति हमारी अनूठ श्रद्धा है, अनूठ भावना है, और इसको बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश गाय कुपोषित हैं, उनके अंदर पोषक तत्वों की भारी कमी है। इसीलिए ना तो उनके शरीर का पूरी तरह से विकास हो पाता है, ना वो समय पर वयस्कता को प्राप्त कर ले पाती हैं, ना उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति रहती है, ना फिर वो स्वस्थ रह पाती हैं। और जब इतना कुछ रहेगा तो फिर दूध की अभिप्सा, दूध की हम आशा कैसे रख सकते हैं? फिर ऐसी कुपोषित गायों से हम कैसे आशा रख सकते हैं कि वो हमें बाल्टी भर भर के दूध दे सकें? और दूसरा एक कारण और भी है। वो कारण है कि वो कुपोषण की शिकायत तो है ही है, अशुद्ध अप्राकृतिक चारा चरने के कारण, उनके प्रति क्रूरता का व्यवहार करने के कारण उनके पेट में आंतकृमियों का भारी संक्रमण रहता है। ये आंतकृमि अंदर से पोषक तत्वों को क्षीण करते हैं, पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं और चारे के माध्यम से उनको वैसे ही पोषक तत्व नहीं मिल पाते। दूसरा, जो चारा हम उपलब्ध करा रहे हैं पिछले 30, 35, 40 सालों में, जैसे हमारे भोजन में बदलाव आया है, हमारे भोजन की जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें रूपांतरण हुआ है, ठीक इसी प्रकार गाय भैंस के जो आहार है, जो चारा है, उसमें भी बहुत बदलाव हुआ है। उसकी प्रकृति नहीं बदली, उसकी गुणवत्ता में भी बहुत बदलाव हुआ है। अब वो उतने सहज पचनी नहीं रहे और इसका प्रभाव भी उनके शरीर पर पड़ता है। ऐसे कठोर, कुपोषित या पोषक तत्वों से हीन आहार सेवन करने से उनका जो आंत संस्थान है वो सीधे सीधे प्रभावित होता है। वैसे मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। हम सोचते हैं जैसे आहार तंत्र हमारा होता है, हम मुँह से भोजन सेवन करते हैं, वो पचते हुए कुछ घंटे में, 10-12 घंटे में वो मलाशय के द्वारा बाहर आ जाता है। इसी तरह हम सोचते हैं कि
गाय भैंस का जो पाचन तंत्र है उसी तरह का रहता होगा, लेकिन इसमें हमारा थोड़ी सी मत भिन्नता है। गाय भैंस का जो पाचन तंत्र है, जो जुगाली करने वाले पशु हैं, उनकी जो पाचन प्रक्रिया है हमारे से बिल्कुल अलग है। उनकी पाचन प्रक्रिया थोड़े एंजाइमों तक सीमित नहीं है, उनकी जो पाचन पद्धति है बिल्कुल अलग है। तो उसको समझना भी आवश्यक है और उसके अनुसार उनके लिए अनुकूल आहार उपलब्ध कराना ही बहुत आवश्यक है। जब तक हम आहार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो वो भोजन को पचा नहीं पाएंगे और उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों का अभाव बना ही रहेगा। और ऐसे कठोर, ऐसे कुपोषित आहार को सेवन करने से उनके आंत संस्थान में और विकृतियाँ आ जाती हैं, इससे भी उनकी पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिस अप्राकृतिक आहार का सेवन हमारी गौ माता करती है वो भी उसको प्रभावित कर रहा है। तीसरा, जो आजकल जो वो इधर उधर का कूड़ा कचरा सेवन करती हैं, कुपोषित आहार सेवन करती हैं, उसके माध्यम से उनके शरीर पर और प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में यदि गाय से हमें दूध लेना है, गाय के स्वास्थ्य में सुधार करना है कि समय पर गाय यौवन को प्राप्त करे, हीट पे आए, स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, तो उसके लिए हमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है, विशेष प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो यदि ऐसे प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रत्येक देसी गाय भरपूर मात्रा में दूध दे सकती। दूध तो देती थी, वो दूध देती थी, तभी हमारे देश में घी और दूध की नदियाँ बहती थी। अब नहीं बहती तो उसके पीछे कारण है कि अब उसको प्राकृतिक माहौल, उस प्राकृतिक जो स्थितियाँ हैं अब नहीं मिलती हैं। हम यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गाय को न केवल बचा पाएंगे बल्कि स्वस्थ जीवन यापन हमारी गौ माता भी कर पाएगी और हम भी उसका आनंद उठा पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले उसके आहार को प्राकृतिक करने की आवश्यकता है। दूसरा, उसके अंदर जो आंत कृमियों का प्रकोप रहता है उससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। तीसरा, जिन पोषक तत्वों की उसके शरीर में कमी है उनकी आपूर्ति करने की भी आवश्यकता है। यदि इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम गाय का